अभी मैं ऑफिस से निकल रहा था। मैंने कहा क्विकली इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया जाए। मैं घर जा रहा हूँ तो बीच में का शायद मुझे कहीं रुकना पड़े। रीज़न बीइंग के एक ईमेल आई थी Q&A की। तो मैंने कहा कि उसके ऊपर एक अलग से ही वीडियो बना देते हैं। बेसिकली टॉपिक ये है कि जो दुबई में प्रॉपर्टी, एक साहब हैं वो दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो यूएस के अंदर होते हैं। तो उनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स वो वेट कर रहे थे कि क्या हो सकता है, दुबई में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। इससे पहले भी एक दो दफ़ा उन्होंने मुझे ईमेल्स की थी। मैंने कभी Q&A सेशन में उनका नाम नहीं डाला था, लेकिन ये कि मैंने कहा अभी मैं पहले भी सोच रहा था एक वीडियो बनाने का। उन्होंने क्वेश्चंस उन्होंने कुछ इस तरह के किए कि आई वाज ट्रिगर्ड कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो अभी मैं आगे एक जगह रुकता हूँ और उसके बाद मैं आपको वो पढ़ता हूँ, क्वेश्चंस पढ़ता हूँ उनके, और उसका जो अपना फीडबैक है वो देता हूँ। ओके, सो मैंने ब्रेक ली यहाँ पर। मैंने कहा इस ईमेल को ज़रा रीड करें। बेसिकली मैं ईमेल को पूरी तरह से रीड नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़े से पॉइंट्स उसके अंदर जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात वो ये कहते हैं कि दुबई रियल एस्टेट इज नॉट स्टेबल और यू कैन क्रैश एनी टाइम। इट्स नॉट लाइक अ जेन्युइन मार्केट लाइक कराची, पाकिस्तान और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड दुबई ओनली 17% आर रेजिडेंट्स एंड मेजॉरिटी आर ओवरसीज कमिंग फॉर जॉब और टूरिज्म। तो बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि दुबई की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। आई बिलीव के एज यू मेंशन के 17% के करीब है, तो मैंने देखा नहीं है, शायद इतनी होगी। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस चीज़ के लिए दुबई मशहूर है, जिस चीज़ के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो बेसिकली इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई एक रेगुलर किस्म की आपकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन होती है वो उस बेसिस के ऊपर लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। यहाँ का प्रॉब्लम यह है, जैसे हमने कोविड में देखा, पॉपुलेशन गिर गई थी, लोग चले गए थे, लोग जा रहे थे, लोगों की जॉब्स नहीं थी, तो उस टाइम पर प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड से कि जिस तरह से कोविड में हमने देख लिया कि इतना बुरा हाल आगे होना है नहीं होना है मुझे नहीं पता। आगे इस तरह का कोई पेंडेमिक आ सकता है, आगे कोई इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन हमने कोविड में देख लिया कि ये एट वर्स्ट था। रीसेंट टाइम्स के अंदर 2008 के अंदर भी जो बबल बर्स्ट हुआ था प्रॉपर्टी का दुनिया भर में और दुबई में भी, उसके अंदर भी जो प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे गई थी, उस लेवल की प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे नहीं गई थी यहाँ पर। और उसके दो तीन रीजंस हैं। जो मेजर रीजन है वो ये कि जो यहाँ पर जो जो इवन वर्ल्ड वाइड जो बैंकिंग रेगुलेशंस हो गए मॉर्गेजेस को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास लेट से 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है और आपने अगर 10,000 दिरहम डाउन पेमेंट कर दी तो बैंक एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है। पहले तो नेगेटिव इक्विटी के साथ आप स्टार्ट करते थे, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं होता था पैसे, फिर भी आपको बैंक लोन दे देता था और उसके अंदर आप प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते थे। ओनर क्या बनते थे? बैंक के नाम पे प्रॉपर्टी होती थी, आप सिर्फ उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते थे। तो वो अब सिनेरियो नहीं है। अब उसके अंदर मिनिमम 20% 25% लोग डाउन पेमेंट करते हैं अगर एक्सपर्ट्स हैं। तो 20-25% या 15% भी अगर इतनी डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद एक एक इक्विटी आपकी बन जाती है, एक आपका स्टेक बन जाता है। इसी वजह से हमने देखा कि कोरोना के टाइम पर, कोविड के टाइम पर उस तरह से प्रॉपर्टी प्राइस के अंदर वो डेप्रिसिएशन नहीं आई जिस तरह से 2008 में आई थी। ये मेजर रीजन है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लेते हैं उनको मैं स्प्लिट करता हूँ दो तीन कैटेगरीज के अंदर। एक तो ये है ना, जो लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं जस्ट यहाँ पर रह रहे हैं, वो लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो अपने घर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। अगर उनको लेट से पता है कि 5-6 साल 10 साल रहना है यहाँ पर, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी लेकर उसके अंदर उसको इन्वेस्ट करते हैं और उसी में रहने लगते हैं। या अगर उसमें रहते नहीं भी हैं तब भी उसको रेंट आउट कर सकते हैं और वो रेंट ले रहे होते हैं उस टाइम तक। एक काइंड ये है कि अगर लेट से बहुत ज़्यादा लोग अमीर हैं, और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया का जो अमीर तरीन आदमी है उसने यहाँ पर अपने बेटे के लिए, आई डोंट नो अमीर तरीन आदमी है कि नहीं है, लेकिन काफ़ी ही क्वाइट अ रिच पर्सन, उसने अपने बेटे के लिए यहाँ पर एक विला लिया 80-85 मिलियन दिरहम्स का। तो उस तरह की भी ऑप्शंस हो सकते हैं। उस तरह के लोग होते हैं जो कि जिनको मसला नहीं है किसी भी किस्म का, वो सिर्फ एक स्टेटस सिंबल के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनके पास कुछ ना भी हो तब भी वो स्टेटस सिंबल के लिए ले रहे होते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना सब कुछ बेचकर दुबई के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको एक होगा कि यार दुबई में प्रॉपर्टी है। तो ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता। मैं कभी भी नहीं कहता कि दुबई की पहली प्रॉपर्टी आप लें, अपनी जिंदगी की पहली प्रॉपर्टी दुबई में लें। एवरेज पर्सन के लिए, अगर
आप देखिए, स्टैंड आउट केसेस तो हर जगह होते हैं, लेकिन एक एवरेज पर्सन के लिए मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि वो दुबई में पहली प्रॉपर्टी ले। पहली प्रॉपर्टी हमेशा अपने होम कंट्री में लें अगर आप एक्सपर्ट हैं, या ये भी ना करें कि अपने सब कुछ बेच बाच के आ जाएं और दुबई के अंदर सेटल होने का प्लान करें, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई लॉन्ग टर्म मकसद हो कि बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और पॉइंट ऑफ आपसे ये बोलूं कि दुबई की जो डायनामिक्स है वो इस तरह से है कि पूरी दुनिया में जब कोई ना कोई अनरेस्ट होता है तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने लगती हैं। और हमने रिसेंटली रशिया यूक्रेन की वॉर में भी देखा था, और पीछे अरब स्प्रिंग के अंदर भी देखा था, पाकिस्तान के हालात भी जब खराब थे तब भी। तो इस तरह की सिचुएशन दुनिया में जब भी होती है तो दुबई अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सेफ हेवन है तो उसमें अट्रैक्शन आती है। लेकिन उसमें ये कहना कि अब कभी आगे क्या होगा, हम मतलब कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि आगे क्या होगा, किस तरह से दुनिया में किस तरह से टर्न ऑफ इवेंट्स होंगे। हो सकता है सब कुछ सही रहे, तो हो सकता है अगर सब कुछ सही रहेगा और अगर यहाँ पर कोई मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है लाइक एक्सपो जैसे हुआ था लास्ट टाइम, और इसी तरह से अगर लेट से बहुत लोग कहते हैं कि ओलंपिक्स की बिड भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ओलंपिक्स हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई सिनेरियो बनता है तो हो सकता है कोई मेजर शिफ्ट आए। अदरवाइज प्रॉब्लम ये भी है ना कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो एक साल के अंदर इस लेवल के ऊपर पहुंच जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है वो यू कैन नॉट इमेजिन एक नॉर्मल मुल्क के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, इवन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, अमेरिका के अंदर आप उस स्पीड को मैच ही नहीं कर सकते जो जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की स्पीड होती है। तो यहाँ पर सप्लाई बहुत जल्दी आती है, तो एक मसला ये भी है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मैं उनको कहता हूँ कि यार एक तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें आप एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। तो ये जो भाई थे ये मुझे कह रहे थे कि अच्छा, एक और उनका पॉइंट ये था कि हाँ, दुबई गवर्नमेंट कोई ऐसा यहाँ पर डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन उस तरह की नहीं है, तो जो रूलर का दिल चाहेगा वो करेगा। तो ऐसा नहीं है, तो डेमोक्रेसी नहीं होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हाल है। लेकिन बात यह है कि जो इन्वेस्टर्स की का जो सेंटिमेंट है, ये कोशिश ये होती है इस स्टेट की, पूरे कंट्री की, कि वो शाटर ना हो, और उसको बचाने के लिए हर तरह के काम ये करते हैं। तो इसमें हमने कोविड में देखा कि किस तरह से इन्होंने कोविड से फाइट किया। पूरी दुनिया मिसाल देती है यूएई की कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की फाइट हुई है कोविड से। और ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की जिनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर थी उनको ट्रैवलिंग में रिस्ट्रिक्शंस आई थी, लेकिन उसके लिए अब उन्होंने थोड़ा सा जैसे गोल्डन वीज़ा और इस तरह की चीज़ें निकाल दी हैं। तो उसमें आपको जो ट्रैवलिंग होगी इवेंचुअली, जब बाद में अगर आपने बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट की होगी तो ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोविड जैसी सिचुएशन आती है। वैसे तो हमने देख लिया है कि वो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने की बात होती है और उसके बाद फिर नॉर्मलसी की तरफ चला जाता है। फिर भी मैं कहता हूँ सारे रिस्क हैं जो कि किसी भी जगह पर होते हैं, उस तरह के रिस्क मौजूद हैं। एज अ डाइवर्सिफिकेशन अगर यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दैट इज़ मच बेटर देन डूइंग वन सिंगल इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर आप की जाए, जो यहाँ पर आप करें। प्लस ये कि डेवलपर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक और पॉइंट ये कि देखें, मैंने यहाँ पर एमआर के स्टॉक्स लिए हुए थे और मुझे काफ़ी अच्छा फायदा हुआ था, फिर मैंने बेच दिए थे, मैंने सारे स्टॉक्स बेच दिए थे। मुझे एक और जगह पे इन्वेस्टमेंट चाहिए थी तो वो मैंने स्टॉक्स बेच दिए थे। लेकिन मैं दोबारा से यही सोच रहा हूँ, बाय द वे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मैं दुबई की प्रॉपर्टी लेने का सोच रहा था, तो वो मैंने थोड़ा सा स्मार्ट क्राउड के आने के बाद, जो मैंने जिस पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ उस पर जाके देख सकते हैं। बाय द वे स्मार्ट क्राउड के ऊपर आपको अकाउंट बनाना है तो आपको 250 दिरहम मिलेंगे मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करके। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो 250 दिरहम मिल जाएंगे। स्मार्ट क्राउड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से और बहुत सारे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो मैं एक्सप्लोर कर रहा था। तो मैंने एमआर के कुछ स्टॉक्स को बेचा था, लेकिन मैं दोबारा से यही सोच रहा हूँ कि एमआर को मुझे खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है और दुबई के ऊपर रिलाय करना है, दुबई की प्रॉपर्टी के ऊपर रिलाय करना है, तो मैं कहता हूँ भाई आप कुछ ना करें, आप एमआर के स्टॉक्स ले लें। ईजी टू गो इन है, ईजी टू गो आउट है। बहुत बड़ा जैसे दुबई प्रॉपर्टी में लेते हैं ना, तो प्रॉपर्टी के अंदर आपको 1 टाइम 7% के चार्जेस लगेंगे। एमआर के स्टॉक्स के अंदर आपको कोई चार्जेस ही नहीं लगते, और जो ब्रोकर फीस होगी वही लगेगी ना, वो तो ज़्यादा नहीं होती है। आपको इन एंड आउट होने में मैक्सिमम 0.5-0.6% लग जाएगा स्टॉक्स बेचने और ख़रीदने के अंदर, टोटल जो मैं बात कर रहा हूँ। तो आप बेहतर ये कि स्टॉक्स ले लें। और अभी आप ये देखें कि कोविड से लेकर, कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो कोविड के टाइम पर मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी देखी थी जो कोविड से लेकर अब तक उनकी प्राइसेस के अंदर कोई 25-30% की इंक्रीमेंट आ गया है, और ये एट मैक्स 35% इंक्रीमेंट आ गया है किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर। यानी कि 2 मिलियन की प्रॉपर्टी थी तो 3 मिलियन की हो गई है, 3 मिलियन की थी तो 4 मिलियन की हो गई है। इस तरह की कोई कैलकुलेशन बनती है। लेकिन एमआर के स्टॉक्स को देखें, मेरे ख्याल से कोई 3 के ऊपर था या 2.5 पे पहुंच गया था, और इस वक्त वो शायद 6 के ऊपर है। तो आप समझ लें कि तकरीबन 300% टाइम्स जो 300
20% उसमें इंक्रीमेंट आया है। जहां पर प्रॉपर्टी प्राइस आपकी 20-25% इंक्रीज हुई है, यहाँ पर एमआर का स्टॉक तकरीबन कोई 300% इंक्रीज हुआ है। तो ये भी एक ऑप्शन है जो लोग देख सकते हैं, जिनको अगर दुबई की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है और सिर्फ सोचना है कि यार इन्वेस्ट करना है, तो मेरे ख्याल से यार एमआर के स्टॉक ले लें। एमआर इज बेस्ट डेवलपर, और मेरे ख्याल से जो जो बेनिफिट स्टॉक्स देते हैं एमआर के, वो आपको जाहिर सी बात है डाउनवर्ड टर्न अगर बात करें तो डाउनवर्ड उसके अंदर 50% का डिप भी आ सकता है, जबकि प्रॉपर्टी में शायद 50% का डिप ना है। तो अपने प्रोज एंड कॉन्स वे कर लें खुद से और देख लें कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको एक्सपोजर दे रहा होता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा होता हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली ये सोच रहा हूँ कि एमआर के स्टॉक्स अब दोबारा से लेना शुरू कर दूं, और जब मैं लूंगा तो उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा। अच्छा, अब जैसे मैंने ये बताया था इसके बारे में, थर्ड पॉइंट उनका ये था कि आई विल नॉट बी लिविंग इन द यूएई। अच्छा, बाय द वे यूएस के अंदर है, ये यूएई के अंदर नहीं रहते। तो एक और प्रॉब्लम ये है कि जैसे जो एक्सपर्ट होंगे, अगर उनको घर खरीदना है यहाँ पर और बाहर है वो यूएई से, तो उनके लिए थोड़ा सा एडिशनल प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उनको रियल एस्टेट एजेंट से डील करना पड़ता है, और उसके अंदर एडिशनल पैसे, जाहिर सी बात है आपको फीस देनी पड़ेगी उसकी। तो वो एक अपना आपको देखना पड़ेगा, लेकिन वो इतनी कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर मेरी प्रॉपर्टी है लेट से, और मैं उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझको किसी ना किसी के ऊपर थोड़ा एक लेवल का ट्रस्ट करना पड़ता है। तो वो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी कॉशियस रहना पड़ता है, यहाँ पर भी कॉशियस रहना पड़ेगा। तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि एयरबीएनबी का मॉडल चला सकें। आप एक रेगुलर किस्म का जो रेंटल होता है, ईयरली एनुअल रेंटल होता है, उस पर दे सकते हैं। तो ये एक इनका पॉइंट था कि जब मैं लेट्स से यूएस में होता हूँ, तो फिर मेरा क्या होगा, और मतलब किस तरह से प्रॉपर्टी चलेगी। तो वो इस तरह की मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो कि कर रही होती हैं। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट इनका ये था कि, अच्छा ये पॉइंट मैंने कवर कर लिया था कि दुबई के अंदर इंडिजिनस पॉपुलेशन नहीं है, तो ये इनका पॉइंट था, एंड आई हैव रिप्लाई टू दैट। अच्छा, उसके बाद ये है कि पाकिस्तान में ले लें, फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि पाकिस्तान में ले लें या यूएई में ले लें। तो अगेन इसका जवाब मेरे पास इस वक्त नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या एग्जिस्टिंग नेटवर्थ है, आपकी कितना एक्सपोजर पाकिस्तान के अंदर है। क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टी का एक फ़ायदा ये है कि अगर नीचे जाएगी भी तो वो दिरहम टर्म्स में वापस जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जब नीचे जाएगी तो वो जाहिर सी बात है वो रुपीज़ में नीचे जाएगी, और फिर डॉलर भी ऊपर जाएगा, और ये सारी चीज़ें। लेकिन इन एनी केस मेरे ख्याल से दुबई की प्रॉपर्टी, इट रियली डिपेंड्स आप कहाँ ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन, अगर आपकी प्राइम लोकेशन पे आप लेंगे, जाहिर सी बात है वो महंगी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन प्राइम लोकेशन जब नीचे जाएगी, उसके बाद जब मार्केट अच्छी होगी तो वो उसी तरह से ऊपर भी जाएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से जब भी कोई प्रॉपर्टी लें तो वो प्राइम लोकेशन में लें। इसी तरह से स्टॉक्स की बात भी करता हूँ, सट्टे में ना जाया करें, जब भी कोई चीज़ लें वो अच्छी लें। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट ये था, अब हम ज़रा चलते हैं क्योंकि इनके पॉइंट्स मैं अब मुझे खुद बात करनी है। इनके पॉइंट्स ऑलमोस्ट मुझे समझ में आ गए हैं। एक पॉइंट ये था इनका कि ये कह रहे थे कि यार दुबई के अंदर मैं ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लूँ या एक ऐसी प्रॉपर्टी लूँ जो कि बिल्ट अप प्रॉपर्टी। तो मैं पर्सनली स्पीकिंग, देखें उसके अंदर वो कह रहे थे कि जैसे पाकिस्तान के अंदर भी लोग डेवलपर पैसे लेके भाग जाते हैं, तो उसकी बात ये है कि अब यहाँ पर रेगुलेशंस, एज आई सेड बिफोर एज वेल, रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई हैं, और उसके बाद अब ऐसा नहीं रहा है कि इतने आराम से कोई डेवलपर पैसे लेके भाग जाएगा। क्योंकि एस्क्रो अकाउंट एक चीज़ होती है, एस्क्रो अकाउंट बेसिकली होता ही है कि उसके अंदर आपका जो डेवलपर है वो आपसे पैसे लेता तो है, लेकिन वो पैसे गवर्नमेंट के एक फंड में चले जाते हैं, और वो पैसे जब तक नहीं होते जब तक वो माइलस्टोन्स कंप्लीट नहीं हो रहे होते हैं। यानी कि लेट से आपकी 12 फ्लोर की बिल्डिंग है, और 12 फ्लोर की बिल्डिंग के ऊपर वो जो डेवलपर है वो आपसे हर फ्लोर के ऊपर, लेट से मैं एक एजम्पशन के हिसाब से आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हर फ्लोर के ऊपर वो चार्ज कर रहा है आपसे। वो जो चार्ज कर रहा है वो आपके पैसे डायरेक्ट डेवलपर को नहीं जा रहे, जब तक कि वो फ्लोर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, उस फ्लोर के पैसे डेवलपर के पास नहीं जाएंगे। वो आप जो सबमिट कराएंगे पैसे, वो दुबई की गवर्नमेंट या जो भी एंटिटी है उसके पास जाएंगे, और जब वो उनको नजर आ जाएगा कि हाँ यार इसने ये काम कंप्लीट कर लिया, तो वो पैसे आपको रिलीज हो जाएंगे, डेवलपर के पास रिलीज हो जाएंगे। तो इसलिए काफी ज्यादा मुश्किल है किसी भी डेवलपर का भागना अब। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं पर्सनली भी एक बिल्ट अप प्रॉपर्टी को यू कैन से के प्रेफर करता हूँ। हवाओं में बातों को जो है ना, मैं समझ नहीं आती मुझको वो बात। हालांकि जो बिल्ट अप प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है। यानी कि उनकी प्राइस जैसी वो प्रॉपर्टीज आती हैं मार्केट के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज़ का प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन उसके अंदर वही बात है, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ता है। उसमें नहीं पता कि 2 साल में कंप्लीट होगी, 3 साल में कंप्लीट होगी। जैसे पाकिस्तान के अंदर तो 8-8 साल लग जाते हैं ना, 8-8 10-10 साल। मुझे एक प्रॉपर्टी को लगे थे 10 साल के अंदर, 10 भी नहीं 12 साल के अंदर मुझे मिली थी।
थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम आपको 3-4 साल के अंदर हैंड ओवर हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन जाहिर सी बात है वो नहीं होती, वो हवा में होती है वो चीज़ जब आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेते हैं। तो उसका मुझे भी मैं भी प्रेफर नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई प्रॉपर्टी लूँ तो मैं उसको फिजिकली हाथ में मेरे पास होनी चाहिए, मुझे नजर आनी चाहिए वो चीज़, अनलेस एंड अनटिल किसी प्लॉट के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्मार्ट क्राउड की बात की मैंने, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आप यूएस के, पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, अपना होराइजन हमेशा लॉन्ग टर्म रखें। कभी किसी इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपका अपना होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। भले आप उसके अंदर रीएडजस्टमेंट कर रहे हो बाद में, जस्ट फॉर द रीजन कि जो ना वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसमें कोई मेजर इशू आ गया है या उस प्रॉपर्टी में कोई मेजर इशू आ गया है, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है वो हमेशा लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बात की थी कि दुबई की प्रॉपर्टीज के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको क्या क्या सोचना चाहिए, तो मैंने उसका लिंक लगा दिया, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो यूएई के अंदर है, उसके अंदर किस तरह से आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग बैलेंस कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।